हेलो बच्चों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम सामने देख पा रहे होंगे आप, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 7 चैप्टर है हमारा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और ये 7, 8 और 9 जो चैप्टर्स हैं, 7 का नाम क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद 8 चैप्टर में है आपके न्यूमेरिकल्स हैं, और लास्ट जो 9 चैप्टर है एक्सिट डिमांड, एफिशिएंट डिमांड। ये तीनों मिलके एक यूनिट में आता है। एक यूनिट में कितने चैप्टर है? ये 3 चैप्टर है, और ये 12 मार्क्स का है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स में है? ये 12 मार्क्स में, 12 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो वर्थ है पूरे इकोनॉमिक्स में वो इसी 3 चैप्टर की है। ठीक है, कितने मार्क्स की? 12 मार्क्स की है। तो अगर आप 3 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो आपके 12 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली लिखा क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। बच्चों बैक के अंदर जल्दी से। डिटर्मिनेशन मतलब होता है कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? ऑफ, क्या लिखा है आगे? इनकम। मतलब यहां पे नेशनल इनकम की बात हो रही है। अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कर चुके हैं ना हम नेशनल इनकम चैप्टर में। देखो वहां पे आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर चुके हो न्यूमेरिकल में, पर यहां ये कुछ और नेशनल इनकम है। बेसिकली यहां बात होने वाली है इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम की, और इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कहां बात होगी? इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला नहीं है, और अगर नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसके बाद वाला चैप्टर भी आपको नहीं आ पाएगा। ठीक है, इधर 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 आगे आगे इधर। सही में आ गया? तो चलिए आज सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। पहला टॉपिक क्या नाम है इसका? एग्रीगेट डिमांड। बच्चों डिमांड आपने पढ़ा है 11th क्लास में, पर ये डिमांड नहीं है। क्या लिखा है? एग्रीगेट डिमांड। चलो मैं आपको बताता हूं डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में फर्क क्या है। ठीक है, सबसे पहला फर्क क्या है, उसके बाद आप समझ में जाओगे कि एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं। अगर मैं 11th क्लास में फ्लैशबैक में जाऊं तो वहां हमने पढ़ा था डिमांड, है ना। और डिमांड के 2 टाइप्स होते हैं उस चैप्टर में, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड, है ना। लेकिन अभी हम बात किसी कर रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं। तो तीनों का मतलब ही अलग होता है। अब जरा क्या क्या मतलब बता देता हूं। जैसे आपके मेरे सामने एक पेन है, आपको दिख रहा है ये पेन? ये प्रोडक्ट एक ही है ना। अगर इस प्रोडक्ट की एक बंदा डिमांड करे, एक प्रोडक्ट है और डिमांड कितना बंदा कर रहे हैं? एक बंदा, तो किस में आता था वो? इंडिविजुअल में आएगा। अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड कितने बंदे कर रहे हैं? एक कस्टमर कर रहा है तो इंडिविजुअल डिमांड में। लेकिन अगर इसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत सारे कस्टमर कर रहे हैं तो किस में आता था वो? कॉमन क्या है इसमें? क्या सेम है? प्रोडक्ट एक ही है। प्रोडक्ट एक ही है, अलग क्या करता है दोनों को? यहां पे एक कस्टमर है, वहां सारे। समझ में आ गया? तो यहां आपको समझ में आ रहा होगा कि डिमांड बेसिकली इंडिविजुअल क्या है, जिसमें एक प्रोडक्ट होता था और कस्टमर भी एक ही था। मार्केट डिमांड में क्या है? एक ही प्रोडक्ट है पर कस्टमर। आप मुझे बताओ किसी एक प्रोडक्ट के क्या कस्टमर एक ही होता है? आप जो भी सामान लेते हो मार्केट से, क्या वो आप ही ने लिया है बस? तो उस प्रोडक्ट की क्या एक्चुअली में मार्केट डिमांड है। लेकिन ना आप इंडिविजुअल पढ़ने वाले, ना आप मार्केट डिमांड पढ़ने वाले हो, आपके पढ़ने वाले हो अभी। अब ये क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। बच्चों ना यहां पे कस्टमर एक है और ना ही यहां पे प्रोडक्ट भी एक है। यहां आएंगे आपके इकोनॉमी के सारे प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस, और खरीदने वाले भी सारे। मतलब बता देता हूं फिर से एक बार, जितने भी गुड्स एंड सर्विस हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं ना, वो सारे गुड्स एंड सर्विस की डिमांड की बात की होगी यहां पे। और खरीदने वाले भी एक कस्टमर नहीं, जितने भी लोग आप खरीद सकते हो। आपको एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला याद है? याद है एक्सपेंडिचर मेथड फॉर्मूला? क्या था एक्सपेंडिचर मेथड फॉर्मूला? बताओ। सबसे पहले मैंने ये बताया था, अगर आपको याद नहीं होता एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला, तो आप ये सोचो कि मेरा प्रोडक्ट कौन कौन खरीद सकता है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड खरीद सकता है। क्या नाम दिया था हमने उसको? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखो मैं इस चैप्टर को कहां से रिलेट कर रहा हूं? रिलेट करना पड़ रहा है क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से डिपेंडेड है। दूसरा, आपसे किसने खरीदा था? गवर्नमेंट खरीद सकता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तीसरा, आप एक फर्म है, दूसरा भी फर्म आपसे खरीद सकता है। जैसे मैंने ये एसी खरीदा, मैं भी एक फर्म हूं, और जो बेच रहा है वो भी एक फर्म ही है। तो उसे क्या कहते थे हम? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। याद आया? और लास्ट में कौन खरीद रहा है? बाहर वाले लोग। क्या कहते थे उसको हम? नेट एक्सपोर्ट।
एक बार फिर से पूछ रहा हूं, आप अपने प्रोडक्ट को किस किस को बेच रहे हो? हाउस होल्ड को, मतलब कंज्यूमर को, फिर गवर्नमेंट को, फिर किसी फॉर्म सेक्टर को। जैसे मान लो आप गेहूं उगाते हो, तो मान लो कोई आपके गांव का बंदा आगे लेने, तो कौन है वो? हाउस होल्ड। किस में आ जाएगा? पहले वाले में। मान लो गवर्नमेंट आ जाए, आपसे गेहूं खरीद के ले जाए और लोगों में बांट दे, तो किस में आ जाएगा? गवर्नमेंट में, यहां पे आ जाएगा। मान लो किसी बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने आपसे खरीद लिया, तो किस में आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और या फिर किसी बाहर वाले ने आपसे डील किया और आपसे खरीद लिया, तो किस में आ जाएगा वो? नेट एक्सपोर्ट में। फिर से पूछ रहा हूं, यहां पर आपसे खरीदने वाले कितने सेक्टर हैं? 4। एक हाउस होल्ड, एक फर्म, एक गवर्नमेंट और एक फॉरेन सेक्टर, है ना? अगर मैं कहूं कि यहां बेचने वाला कोई एक नहीं है, सारे हैं, तो मैं क्या एग्रीगेट डिमांड की बात नहीं कर रहा? एक तरीके से एग्रीगेट डिमांड में क्या बोला था मैंने? सारे गुड्स एंड सर्विस और खरीदने वाले भी। तो एक तरीके से ये सारा क्या है? एग्रीगेट डिमांड ही तो है। ये सारा क्या है? एग्रीगेट डिमांड है ना? तो मुझे बताओ, एग्रीगेट डिमांड के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं? मतलब एग्रीगेट डिमांड में कितने लोग डिमांड कर रहे हैं? 4। जरा नोट्स पे आ जाओ। 4 कौन कौन है? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और फॉरेन सेक्टर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, कुछ नया नहीं है ना। अब जरा आंसर देखो इसमें, एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट्स। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट, मतलब तीसरा वाला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या नाम था इसका? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और तीसरा चौथा क्या है? तीसरा क्या है? वो जो दूसरा वाला था, क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फोर्थ क्या है यहाँ पे? मुझे पहले से पढ़ा हुआ है, तो मुझे अगर आपने समझ लिया हो ना, तो आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन है। आपको एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला याद है, तो आपको ये भी याद हो गया। हो गया ना यार? चलिए अब एग्रीगेट डिमांड को सही से दोबारा से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड, मतलब जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विस हैं आपके इकोनॉमी में, उसकी जो टोटल वैल्यू है, विच ऑल द सेक्टर, ऑल सेक्टर मतलब कौन कौन? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म सेक्टर और फॉरेन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर हैं, आर प्लानिंग, वो प्लानिंग कर रहे हैं क्या करने की? खरीदने की। तो वहां भी तो ये पढ़ रहे थे कि कौन कौन खरीद सकता है आपसे, तो ये भी ये कर रहे हैं, सारे सेक्टर क्या कर रहे हैं? अभी प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करने की? खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, अपनी इनकम के साथ तो खरीदेंगे, बिना इनकम खरीद लेंगे वो। ड्यूरिंग द, कब खरीद रहे हैं? एक अकाउंटिंग ईयर में। तो बच्चों जो बताया वही तो है। क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड का मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विस हैं, उनकी जो वैल्यू है, उसे जितने भी सेक्टर हैं प्लानिंग कर रहे हैं खरीदने की, यही तो है। जितने भी गुड्स एंड सर्विस आपके इकोनॉमी में, उसे खरीदने की प्लानिंग कौन कर रहे हैं? ऑल सेक्टर, मतलब कौन कौन से? वो चारों सेक्टर। और उन्हीं चारों सेक्टर से क्या बन गया? दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, क्या बन गया? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। समझ में आ गया? चलिए मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। यहाँ पे एक सुंदर कन्या खड़ी है जो कि आपको अट्रैक्ट कर रही है इस बॉक्स को देखने के लिए। ठीक है, क्या कह रही है? देखो, एग्रीगेट डिमांड का मतलब एक और नाम भी है, क्या? और मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया था पीछे, वो कौन सा फॉर्मूला था? मैंने कहा था ना, एक्सपेंडिचर मेथड से तो आया वो चारों पॉइंट्स एक्सपेंडिचर मेथड के, यही हमारे क्या है? चारों कंपोनेंट्स हैं। इसलिए एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, क्योंकि जब सारे मिलके हमारे यहाँ परचेज करेंगे तो खर्च तो कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। अभी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है? एक तरीके से प्लानिंग है, एक्चुअल नहीं है। मतलब चारों सेक्टर अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि कितना खरीदना चाहते हैं हम लोग, कितना कितना प्रोडक्ट हम लेना चाहते हैं। सिर्फ अभी क्या चल रही है? प्लानिंग चल रही है, ये कोई एक्चुअल नहीं है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का एक और क्या है? और ये तो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था कि सामने वाला कस्टमर जितना भी खर्च करेगा वो फर्म का क्या बन जाएगा? रेवेन्यू। ये कहां पढ़ा था हमने? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। और इसके करके लिखा हुआ है फिर से, एग्रीगेट डिमांड क्या है? एक रिसिप्ट है जो कि प्रोड्यूसर इकोनॉमी एक्सेप्ट कर रहा है, किससे? मतलब रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ आउटपुट। वो ये सोच रहा है कि मैं जब प्रोडक्ट को बेचूंगा ना, तो जो पैसा आएगा मेरे पास क्या होगा? वो एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि चारों सेक्टर जितना खर्च करेंगे वही तो पैसा उनके पास आएगा। अगर आप लोग सामान बेच रहे हो पूरे इंडिया में, जितने भी इंडिया के गुड्स एंड सर्विस है वो आप ही लोग बना रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो कि जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में बिकेंगे उतना ही तो पैसा आएगा, है ना? तो क्या लिखा है यहाँ पे? एग्रीगेट डिमांड क्या है? एक रिसिप्ट है जो आप रियलाइज कर रहे हो, मतलब अभी सोच रहे हो कि गुड्स को बेचने पर इतना पैसा आ जाएगा।
गुड्स आप बेच रहे हो, खरीदने वाले कौन कौन है फिर बताओ? 4 सेक्टर है, सब एक दूसरे रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो चारों सेक्टर खरीदेंगे, आप उसको बेचोगे और बेचने से जितना पैसा आपके पास आएगा वो भी एक तरीके से क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल मार्केट और एग्रीगेट डिमांड में क्या फर्क है। इंडिविजुअल मार्केट में क्या कॉमन था? प्रोडक्ट एक ही था, एक कस्टमर इंडिविजुअल डिमांड, बहुत सारे कस्टमर मार्केट डिमांड। पर यहाँ क्या है? प्रोडक्ट एक ही है, यहाँ सारे गुड्स एंड सर्विस और खरीदने वाले भी सारे। समझ में आ गया? और वही चारों सेक्टर से क्या बन गया? हमारे कंपोनेंट्स। तो चलिए अब कंपोनेंट्स की बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल कंज्यूमर गुड्स। कौन खरीदता है कंज्यूमर गुड्स? याद है? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, याद है? कौन खरीदता है कंज्यूमर गुड्स? कंज्यूमर ही तो खरीदता है। तो जितने भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस हैं वो कौन खरीद रहा है? हाउस होल्ड। कहां के? एक कंट्री के, एट अ लेवल ऑफ अपनी इनकम भी। अच्छा, उनके पास इनकम नहीं होगी तो खरीद लेंगे वो? तो जैसे जैसे उनके पास इनकम होती है उसी इनकम से वो खरीदते हैं और वही खर्चा आपके लिए रिवेन्यू बन जाता है। ऊपर लिखा था ना, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपकी क्या बन जाती है? रिवेन्यू बन जाती है। चलिए दूसरा कौन खरीद रहा है आपसे? इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फॉर्म सेक्टर। जैसे मैंने ये पैसा लगाया, क्या इन्वेस्ट तो करा है, पर यही खर्चा किसी क्या बन गई होगी? इनकम बन गई, रिवेन्यू हो गई होगी ना। तो वही चीज है, अगर आप लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कोई दूसरा फर्म ही खरीद रहा है, तो वो खरीद नहीं रहा, वो क्या कर रहा है? वो इन्वेस्ट कर रहा है और उसकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या बन जाती है? रिवेन्यू बन जाती है। ठीक है, तो क्या लिखा है? इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स। गवर्नमेंट नहीं, अगर गवर्नमेंट हो तो वो गवर्नमेंट में जाएगा। प्राइवेट मतलब जो बिना, जो सरकारी नहीं है, बाकी दूसरे जो हैं। तो जितने भी प्राइवेट फर्म गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं उसे खरीदना नहीं कहते, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पर हाँ, उनकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या बन जाती है? रिवेन्यू बन जाती है। किस पे खर्च करते हैं वो? कैपिटल गुड्स पे और चेंज इन स्टॉक। याद है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में जो फॉर्मूला बताया था पीछे मैंने आपको, कहां गया? ये वाला। इसमें 2 पॉइंट नहीं आते? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक पढ़ा था ना हमने। चेंज स्टॉक क्या है? वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों, एक बिजनेस सेक्टर जो है ना, वो सिर्फ कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट नहीं करता, वो साथ साथ किस पे करता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज स्टॉक, अपने रॉ मटेरियल को लाने में खर्च करता है। ये सब अगर बात समझ में नहीं आ रही है, जो मैं आपको ये लास्ट में मैंने बोला है, तो आपने शायद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर सही से नहीं पढ़ा। उसमें बताया हुआ है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट जो इंसान करता है फर्म सेक्टर, वो 2 तरह की करता है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है चेंज इन स्टॉक। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखना हमेशा। चलो बच्चों आगे आते हैं। अब देखो यहां पे लिखा भी है, ये सब पे भी इन्वेस्ट करना। कौन सी इन्वेस्टमेंट है? फिक्स इन्वेस्टमेंट। ये हमारी फिक्स है ना सारी, मशीन इक्विपमेंट। पर साथ साथ किस पे इन्वेस्ट किया इसने? चेंज इन इन्वेंट्री मतलब चेंज इन स्टॉक पर। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, क्या नाम लिखा है? अब गवर्नमेंट भी अगर आपसे खरीदती है तो गवर्नमेंट खर्चा आपके लिए क्या बनेगा? रिवेन्यू बनेगा, है ना? क्या लिखा है यहाँ पे? इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। किसने किया खर्चा? किस पर? कंज्यूमर गुड्स पे और कैपिटल गुड्स पे। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स जैसे मान लो गेहूं, दाल, चावल खरीद लिया और राशन की दुकान पे बांट दिया, तो क्या है? कौन से गुड्स हैं वो? कंज्यूमर गुड्स हैं। और मान लो गवर्नमेंट ने किसी कंपनी से मेट्रो खरीद लिया, तो क्या मेट्रो क्या है उनके लिए? कैपिटल गुड्स है, क्योंकि वो उससे पैसा कमाएंगे, है ना? लेकिन वो भी वेलफेयर ही एक तरीके से। चलो, कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की कॉमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट खर्च करती है। जैसे एग्जांपल, मान लो तुम लोग गवर्नमेंट में आ गए और तुम्हें लगता है कि यार रोड बनानी चाहिए। क्या बनाना चाहिए? रोड। तो तुम रोड क्यों बना रहे हो? अपने लिए बना रहे हो। किसके लिए बना रहे हो? इकोनॉमी की जो कॉमन नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब रोड बनाओगे तो खर्चा आएगा नहीं आएगा? और वो खर्चा किसी की क्या बनेगी? इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल गौरव जो है वो, इसके पास बुलडोजर वगैरह, जो रोलर वगैरह सब कुछ है। गवर्नमेंट ने इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई तुम ही बनाओ ये वाली रोड। तो गवर्नमेंट ने खर्च किया तुम्हारे लिए, पर पैसा किसने कमाया? गौरव ने। समझ में आया? तो यहां पे किसी का खर्चा क्या बन रहा है? किसी की इनकम बन जाती है। वही तो हम पढ़ रहे हैं शुरू से। लास्ट आ जाते हैं बच्चों, क्या? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है, बोलो क्या?
यहां लिखा भी है सामने क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें बाहर वाले सेक्टर जो हैं हमारे इंडिया के बाहर जो हैं वो लोग आपसे खरीदते हैं तो भी तो आपकी इनकम बनेगी, हाँ या ना। लेकिन आप यहां पे सिर्फ खरीद नहीं रहे हो, आप यहां साथ साथ बेच भी रहे हो, क्योंकि यहां पे खरीदने को बोलते हैं एक्सपोर्ट और बेचने को बोलते हैं इंपोर्ट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 1000 रुपए का खरीदा और 500 रुपए का सामान बेचा तो कितना एक्चुअल में कमाया आपने, 1000 रुपए खरीदा और 500 रुपए का बेचा, कमाया कुछ, कमाया नहीं, उल्टा लॉस हो गया ना। लेकिन अगर 1000 रुपए का बेचा है और 500 रुपए खरीदा है तो 500 रुपए कमाए हैं, ठीक है। वो जो 500 रुपए कमाए हैं उसे क्या कहते हैं हम, नेट एक्सपोर्ट। लेकिन जो माइनस मारा था उसे नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, फॉर्मूले किए हुए हैं, क्वेश्चन किए हुए हैं, क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं नेट इंपोर्ट, क्योंकि आपने कमाया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, आपने खरीद लिया कितने का सामान, 1000 रुपए का, बेचा कितने का, तो आपको लॉस ही तो हो रहा है। आपने खरीदा कितने का है, पेमेंट कितनी करी, 1000, कमाया कितना, तो आपको लॉस हो रहा है फायदा हो रहा है, लॉस। क्या बोलेंगे इसको, नेट एक्सपोर्ट, इसे बोलेंगे नेट इंपोर्ट। तो लेकिन यहां लिखा क्या है, नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट से कमाई होती है और नेट इंपोर्ट से लॉस होता है। और हम यहां बात किसकी कर रहे हैं, कमाई की। तो कमाई किस में होगी, हमें नेट एक्सपोर्ट में कमाई होगी, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट में कौन डिमांड करता है आपके गुड्स एंड सर्विस, बताओ आपके गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कौन कर रहा है इस टाइम पे, गवर्नमेंट सेक्टर, कौन कर रहा है, फॉरेन सेक्टर कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, 4 सेक्टर होते हैं अपने गुड्स एंड सर्विस। जितने भी गुड्स एंड सर्विस हमारी इकोनॉमी में है उनको खरीदने वाले कितने सेक्टर हैं, 4, एक हाउस होल्ड, एक गवर्नमेंट, एक फर्म सेक्टर और एक फॉरेन सेक्टर, ठीक है। हाउस होल्ड को क्या बोला था हमने, प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को क्या बोलता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और लास्ट क्या है, नेट एक्सपोर्ट। बच्चों अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि थ्योरी में आपका फॉर्मूला क्या बन गया फिर एडी का, क्या बन गया, तो देखो 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 क्या बन गया, देखो सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई मतलब बोलो, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये क्या था हमारा, नेट एक्सपोर्ट। बच्चों ये है हाउस होल्ड सेक्टर, ये है फर्म सेक्टर, ये है गवर्नमेंट सेक्टर और ये है फॉरेन सेक्टर, हाँ या ना। मुझे बताओ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कितने सेक्टर थे आपके चार्ट में, कितने सेक्टर थे, कौन कौन से, हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर थे ना, क्योंकि पता है आपके सिलेबस में, सीबीएसई में सिलेबस में ही 2 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और फर्म। तो अभी थ्योरी के हिसाब से 4 सेक्टर हो गए, लेकिन जब इसके आप न्यूमेरिकल करोगे तो आप कितने सेक्टर लोगे, बस 2। इसलिए एडी का फॉर्मूला क्या बन गया, सी प्लस, सी प्लस मतलब सी मतलब किसका, हाउस होल्ड सेक्टर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट फर्म सेक्टर, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, फर्म सेक्टर। इसलिए अगर थ्योरी में पूछा जाए तो आपका फॉर्मूला क्या है, थ्योरी जो पढ़ी है आपने, क्या फॉर्मूला है एडी का, बोलो बोलो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस, क्योंकि 4 सेक्टर है थ्योरी में, है ना। पर जब न्यूमेरिकल करेंगे तो 2 ही सेक्टर होंगे, एक हाउस होल्ड सेक्टर, एक हाउस होल्ड में कौन सा खर्चा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म का। इसलिए एडी का फॉर्मूला क्या है, न्यूमेरिकल में एडी का फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यूमेरिकल में एडी का फॉर्मूला क्या बनेगा, थ्योरी में। और अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया थ्योरी वाला तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि कौन कौन सेक्टर है, सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लास्ट क्या है, नेट एक्सपोर्ट। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला है एडी का सी प्लस आई, याद कर लो एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं से भी, किसी भी बुक से, किसी से, कहीं से भी मत करना ये वाला शेड्यूल और टेबल और डायग्राम, यहीं से करना, एग्जाम में भी आए तो भी यहीं से करना, ठीक है। क्या वहां कैसे करोगे, मतलब समझ के जाना, ठीक है। कभी बुक पेज ले गए वहां पे, भाई साहब पेज ले जाते वहीं करें, इसे इतनी बार मैं करा दूंगा कि आपको यही वर्ड याद हो जाएंगे। आपके सामने एक टेबल है, पर मैं टेबल बनाऊंगा और डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा क्योंकि उससे ज्यादा अच्छा मजा आएगा आपको। चलिए भाई, हाँ जी, फिर से बताओ मुझे एडी का फॉर्मूला न्यूमेरिकल वाला, सी प्लस आई, ठीक है। चलो अभी मैं आपके सामने शेड्यूल बनाने जा रहा हूं और आपको सबको सामने देखना है, और शेड्यूल बनाते वक्त मैं कुछ कुछ नंबर्स के कुछ नाम बताऊंगा, उसको याद करना है आपको। चलिए, तो सबसे पहले
मैं ले लिया यहां पे क्या, वाई मतलब इनकम, वाई मतलब, चलिए फिर क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, सी, फिर क्या चाहिए, और सी और आई को प्लस कर दो क्या बन जाता है, चलो अब मुझे यहाँ नंबर्स लेने हैं, अपनी मर्जी से लूंगा, पर ऐसा नंबर होना चाहिए जो क्वेश्चन इजी हो जाए, क्योंकि हमें एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन देनी है, नंबर कुछ भी हो पर नंबर ऐसा हो जो आपके लिए इजी हो। तो सबसे पहले मैंने इनकम ले लिया कितना, बच्चों एक बात बताओ, ऐसा कभी ना हो आपके जीवन में, कभी ना हो, है ना, किसी महीने इनकम जीरो हो जाए आपके घर की, भगवान ऐसा कभी ना करे, आप करोड़पति बने, अरबपति बने, ताकि मैं अपनी फीस बढ़ाऊं। एक बात बताओ, लेकिन बाई चांस सोच लो ऐसा कि किसी महीने इनकम ना हो, तो क्या खर्च नहीं करोगे पैसा, खाओगे पियोगे नहीं, वो पैसा कहां से आएगा बताओ, सेविंग से आएगा ना। बच्चों ये कहा गया कि अगर इनकम जीरो है, सुनो ध्यान से, अगर इनकम जीरो है तो भी खर्चा जीरो कभी नहीं हो सकता। सी मतलब कंजप्शन, बोलो सी मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कभी जीरो नहीं हो सकता, बंद कर ले से। तो बच्चों ध्यान से, जीरो पे मैंने यहां पे 5 करोड़ रुपए खर्चा ले लिया है। अब तुम लोग भैया हम 5 करोड़ खर्च करते ही नहीं है, अरे मैं आप अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, हम ही मैक्रो पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बंदी की बात हो रही है यहां पे। जीरो क्या है, ये नेशनल इनकम, नेशनल इनकम पता है ना, अरबों खरबों खरबों में होती है। तो जीरो नेशनल इनकम में कितना खर्चा ले लिया, 5। अब मैंने 10 से इनकम बढ़ाई। अब पता है कंज्यूमर क्या होता है, जैसे ही उसे इनकम बढ़ती है तो अपने खर्चे भी बढ़ाता है, पर मैंने खर्चा सिर्फ 5 से बढ़ाया, ठीक है, समझ में आया। मेरी इनकम और बढ़ी, कितनी हो गई, अब इनकम कितने कितने से बढ़ रही है और खर्चे कितने से बढ़ रहे हैं। मैं यही रेट रखूंगा हमेशा, रेट को चेंज नहीं करूंगा, बीच गैप चेंज नहीं करूंगा। तो यहां कितना हो जाएगा, 15, यहां कितना ले लू, अब 30, यहां हो जाएगा 20, यहां पे ले लू 40, तो यहां 25। इतना बहुत है या और लेना चाहिए, 50 तक है वैसे, और यहां 50 ले लू तो यहां 30। चलो बच्चों आपको ये समझ में तो आ गया होगा, मैंने इतने आसान नंबर्स लिए हैं तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। इनकम ले लो जीरो से 10-10 के बीच में गैप, और खर्चे लेना कहां से स्टार्ट, 5 से, और 5-5 के गैप रखना, ठीक है। अब मैं आपको एक वर्ड बताने जा रहा हूं, पता है ये जो जीरो पे आपने खर्च किया था, इस खर्चे का एक नाम है, मतलब इस 5 रुपए का एक नाम है। मान लो आप जीरो पे 10 रुपए खर्च करते ना, तो भी उस 10 का एक नाम होता, उस खर्चे का नाम कहते हैं हम बच्चों ऑटोनोमियस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर, और इसको डिनोट करते हैं हम सी बार से, सी बार। तो अगर मैं कभी फ्यूचर में बोलूं ना कि ऑटोनोमियस कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, तो आपका आंसर ये होगा, वो खर्चा जो हम जीरो लेवल इनकम पे करते हैं। क्या आंसर होगा आपका, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना भी हम खर्च करते हैं उसी खर्चों क्या बोलते हैं, ऑटोनोमियस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और इसका साइन क्या होता है, सी बार। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगा, अभी न्यूमेरिकल है इसके थोड़े चैप्टर के बाद। समझ में आ गया, ये बात भूलना मत, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट पे। क्या ये आई, बच्चों इन्वेस्टमेंट इस चैप्टर में वैसे तो पहले पढ़ रखी है हमने, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दो इन्वेस्टमेंट है, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट और दो तरह की है, वो होती है एक ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट और एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। एक होती है ऑटोनोमियस और एक होती है, अच्छा ये जो ऑटोनोमियस वर्ड है ये पहले सुन चुके हो ना, तुम सुन चुके हो ना यहाँ पे भी। अगर ऑटोनोमियस वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं मतलब भी सेम होगा, मतलब सेम हर जगह नहीं होता। वहां पे नाम क्या था, ऑटोनोमियस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सीधे बैठो, ऑटोनोमियस कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे खर्च किए गए पैसे को कहते हैं ऑटोनोमियस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसको हम सी बार से डिनोट करते हैं। लेकिन ये जो आई है ना, इस आई का नाम होता है ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब कुछ और है। ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम पे डिपेंड नहीं होती,
फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, आपने LIC का नाम सुना है? इंश्योरेंस सबके घर में होगा या कहीं ना कहीं तो इंश्योरेंस हो रहा ही होगा पापा मम्मी का। अगर घर में इनकम किसी महीने बढ़ जाए या घट जाए, क्या उसका प्रीमियम चेंज होता है? अगर महीने का है या साल का है, जाएगा उतना ही ना। वो भी तो इन्वेस्टमेंट है, वो भी तो इन्वेस्टमेंट है। तो बच्चों यही वो कहना चाह रहा है कि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो इनकम पे डिपेंड, इनकम चाहे कम हो जाए या बढ़ जाए, इसकी अमाउंट हमेशा फिक्स रहेगी। समझ में आया? तो ऐसे में एक अमाउंट ले लेता हूं आसान सा, कितना? 10, जो हर बार क्या रहेगा? 10। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं इस इन्वेस्टमेंट को? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब है? इसकी सबकी जो मैं आपको चीज बता रहा हूं ना, ऑटोमेशन एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इनकी सबकी डेफिनेशन देखिए नोट्स में, सबकी डेफिनेशन दे रखी है और सब कुछ अभी दिखाऊंगा भी आपको। आपको तीनों लाइन समझ में आ गई? सबसे पहले क्या लिया हमने? इनकम। कहां से स्टार्ट किया? सी कहां से स्टार्ट किया? क्या बोलते हैं 5 को? सी बाहर से नोट करते हैं ऑटोमेशन को। आई क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एक इनकम लेनी, एक इन्वेस्टमेंट लेनी थी कोई सी भी, मैंने आसान करने के लिए क्या ले लिया? 10 ले लिया और हर जगह 10 ही रहेगा। बच्चों एडी का फॉर्मूला क्या है? सम कर दे दोनों को, सी और आई को सम कर दें, बताओ कितना आएगा पहला, उसके बाद फिर कितना हार्ड चीज पूछ लिया ना मैंने आपसे, कितनी हार्ड चीज पूछ ली है। चलो ये हो गया आपका टेबल तैयार। क्या? 40 हो, ठीक है। मैंने बहुत हार्ड चीज पूछी ना, तो समझ में आ गया था ना। अब बच्चों इस शेड्यूल का बनाना है डायग्राम, और डायग्राम बनेगा किससे? पेंसिल से। किससे? पेंसिल। ये पेंसिल ही है बच्चों मेरे पास। मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ध्यान रखना। इनकम आती है कहां पर? एक्स एक्सिस पे, और ये बाकी सब चीजें वाई एक्सिस पे। तो मैं यहां इनकम ले रहा हूं, बताओ इनकम कहां तक है? 50 तक। 10, 20, 30, 40 और 50, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। ओरिजिन हो गया ये। अब मुझे बच्चों सी बी, आई बी और एडी तीनों लाइन कहां बनानी है? वाई एक्सिस पे। बताओ सी, आई और एडी में सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है? सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है? मैक्सिमम नंबर क्या है? 40। इससे ऊपर है कोई? तो एक काम करते हैं, यहां भी कितना गैप ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10, 20, 30 और 40, ठीक है। एक और ले लेते हैं, चलो यूज नहीं है वैसे इसका, वाई एक्सिस। चलिए अब मैं आपके सामने बना रहा हूं डायग्राम। सबसे पहले किसका बनाऊंगा? सी का, ठीक है। ओहो यार गलती हो गई बच्चों, किसका बनाऊंगा सबसे पहले मैं? सी का, ठीक है। चलिए बताइए हमारी पहली इनकम पे सी कितनी है? पहली इनकम कितनी है? 0 पे सी कितनी है? 5। तो मैंने सही जगह लगाया, बताओ पॉइंट। थोड़ी पॉइंट को बड़ा करते हैं, बताओ सही जगह लगाया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एनी इश्यू? ये वो लोग ऐसे जिन्होंने कहानी सुनी है मेरी। बच्चों देखो ये रहा 0, इनकम 0 है ना नीचे वाली, और 5 कहां है? 10 पे नहीं, 0 और 10 के बीच में। समझ में आया? क्या मैं इस पॉइंट को सी बार बोल सकता हूं बच्चों? इस पॉइंट को सी बार बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि 0 पे 5, 5 पे क्या था वो? ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी बार, ठीक है। बताओ अगली इनकम पे खर्चा कितना है? 10 पे 10, 20 पे 15, 30 पे 20, 40 पे 25, भाई ये कहीं और जा रहा है, ठीक है। 50 पे 30, ठीक है। ये बन गया बच्चों हमारा कौन सा कर्व? इसे बोलते हैं सी लाइन। कर्व नहीं है ये, क्या बोलेंगे इसको? सी लाइन, कंजप्शन लाइन। सी मतलब कंजप्शन लाइन, ठीक है। तो ये लाइन बन गई कौन सी? कंजप्शन लाइन। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, जिसने आंसर दिया उनके लिए चॉकलेट है, सी लाइन ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? तुम्हें नहीं बताना था, तुमने वीडियो देख के आए हो तुम। सी लाइन कहां से स्टार्ट हुई? ओरिजिन से। पता है ना ओरिजिन क्या कहते, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ओरिजिन? क्या सी लाइन कभी ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है? बच्चों ओरिजिन तब होगा जब यहां 0 पे कितना होगा, और 0 पे 0 कभी, मैंने क्या कहा था, आपकी इनकम चाहे 0 हो जाए पर तब भी आप खर्च करोगे। आप पूरे महीने भूखे नहीं रह सकते ना, ठीक है, रह सकते ना, तो खाने पे तो खर्च करोगे। अब कोई कहेगा भैया हमने पहले से खाना
मतलब रखा हुआ है घर पे। अरे रखा हुआ है तो भी तो खर्च कर रहे हो, वो रखा हुआ खर्च क्या हो, कैसे कर रहे हो, यूज करके खर्च कर रहे हो ना। चलिए तो बच्चों इसलिए कहते हैं, क्वेश्चन आ जाता है ये एमसीक्यू में, वन बार में आता है कि सी लाइन ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं होता। तो एक वर्ड का आंसर इसका बिकॉज ऑफ ऑटोनोमियस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक वर्ड का आंसर इसका क्या, इस सी बार की वजह से। और सी बार क्या बोलते हैं, ऑटोनोमियस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कि सी लाइन ओरिजिन से स्टार्ट इसलिए नहीं होता बिकॉज ऑफ ऑटोनोमियस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमियस लगा देता पहले। चलिए नेक्स्ट बच्चों किसका बनाना है हमें, कर्व आई का। इसे बोलेंगे आई लाइन, आई लाइनर नहीं, आई लाइन, इन्वेस्टमेंट लाइन। ठीक है बच्चों बताओ, जीरो पे कितना है 10, 10 पे भी 30 पे 10, 40 पे 10 और तो ये बन गया बच्चों स्ट्रेट लाइन बन गई हमारी। ठीक है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, आज मैंने लंच नहीं किया था इसलिए। ये बन गया बच्चों हमारा कौन सा लाइन, आई लाइन, आई लाइनर बोल ली करिए, आई लाइन। ठीक है हेलो समझ में आया बच्चों, आपके सामने सी लाइन बन चुकी है, आपके सामने आई लाइन भी बन चुकी है। चलो मैं आप अब कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं आपके लिए, कलरफुल कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा मेन लाइन बनने जा रहा है, जो टॉपिक भी हमारा वो क्या है, एडी, एग्रीगेट डिमांड। बताओ जीरो पे एडी कितना है 15, जो कि यहां से होगा स्टार्ट। चलिए फिर 10 पे कितना है 20, 20 पे 25, 30 पे 30, 40 पे 35 और 50 पे 40। तो बच्चों ये बन गया हमारा, हाँ रुक जाओ एक सेकंड, बताओ एक चीज बताऊं, ये गलत बन गया, ये यहां पाना चाहिए था। ये बन गया बच्चों हमारा कौन सा लाइन, एडी लाइन। ठीक है अब बताएं एग्जाम में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज एडी और क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो आप एडी डेफिनेशन, उसके चारों कंपोनेंट्स, शेड्यूल और फिर जिस टॉपिक में डायग्राम है ना, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स उठा लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो उठा लो, माइक्रो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, पहली बार डायग्राम आया है। फर्स्ट चैप्टर में वो डायग्राम नहीं था, वो चार्ट था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, डायग्राम पहली बार आया है। अब डायग्राम चालू होते रहेंगे, पर ये ध्यान रखना इकोनॉमिक्स में जिस टॉपिक में डायग्राम है और पूछे ना पूछे आपको एग्जाम में बनाना है। समझ में आया? अगर 2 मार्क्स का भी है ना तो डेफिनेशन साथ बना देना, शेड्यूलर डायग्राम बना देना, चाहे कंपोनेंट्स मत लिखना। लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स का है और उसने बोला है कंपोनेंट्स लिखो, तो कंपोनेंट्स के बाद शेड्यूल डायग्राम बना देना। लेकिन अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, फिर आपको ना इस डायग्राम के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इस पूरे डायग्राम के बारे में, इस पूरे डायग्राम में कितने लाइंस हैं, 3, पहली लाइन सी लाइन, उसके बाद आई लाइन और उसके बाद एडी लाइन, है ना। कौन सी लाइन है, तीनों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। चलो मैं आपको तीनों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे सी लाइन के बारे में। मुझे बताओ बच्चों सी लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है, 5 से, बिकॉज ऑफ, वही आंसर था 1 वर्ड वाला, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमियस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। समझ में आया? अब बताओ सी लाइन ऊपर गया नीचे गया, ऊपर, क्या बोलते हैं इसको, 11 का बताया था, अपवर्ड स्लोपिंग। एक होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो कर्व ऐसा बनता है, और जो कर्व ऐसा बनता है कहते हैं अपवर्ड स्लोपिंग। बच्चों अपवर्ड स्लोपिंग तब बनता है जब रिलेशन डायरेक्ट हो। मुझे बताओ आपने सी लाइन कर्व किसके किसके शेड्यूल से हेल्प लेके बनाया है, किस किस शेड्यूल से हेल्प लेके बनाया है सी लाइन, वाई और सी, वाई और सी के हेल्प से बनाया सी लाइन। अब जरा वाई और सी को गौर से देखो, क्या ये डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है? डायरेक्ट इनवर्स पता है क्या होता है? डायरेक्ट मतलब दोनों बढ़ना एक साथ, इनवर्स मतलब एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो। बताओ, और इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, 11th क्लास में पढ़ा था डिमांड चैप्टर में, कि अगर डायरेक्ट रिलेशन हो तो शेड्यूल बस डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो यहाँ पे कंजप्शन कर्व कैसा है, अपवर्ड है, बिकॉज क्योंकि कंजप्शन और इनकम में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। समझ में आया? ये सब आंसर लिखे हुए दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर एक लाइन जो बनाई है ना उसके बारे में समझाना पड़ता है कि कहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर क्यों गया। तो अगर पूछा जाए कि सी लाइन अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तो इसका सिंपल आंसर है क्योंकि इसका रिलेशन इनकम से डायरेक्ट है। ठीक है, ओ बच्चों लाइट चली गई यार। नेक्स्ट बच्चों कौन सा लाइन है इसमें,
आपको याद है इन्वेस्टमेंट लाइन कौन सी लाइन थी? अब तो लाइट तो है, लाइट तो है, चलो चलो दोबारा आ जाएगा कोई बात नहीं। कौन सी लाइन है दूसरे? इन्वेस्टमेंट लाइन है, कौन सी है? अच्छा इन्वेस्टमेंट लाइन कहां से स्टार्ट हुआ है? 10 से ना, 10 से, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि वो इनकम पे डिपेंड। अच्छा इन्वेस्टमेंट लाइन है कैसी? अपवर्ड या डाउनवर्ड या स्ट्रेट है? स्ट्रेट है, वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका भी आंसर है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जो इनकम पे डिपेंड नहीं होती। अगर इनकम पे डिपेंड नहीं है तभी तो ये 10-10-10 है, फिक्स्ड है, और जो नंबर ही फिक्स्ड रहेगा उसकी लाइन भी कैसे बनेगी? स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। क्यों? बात समझ में आई? तो इन्वेस्टमेंट लाइन के बारे में दोबारा बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका आंसर भी वही है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन लिख दो कि वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम पे डिपेंड नहीं होती। लास्ट लाइन है आपकी कौन सी? एडी। कौन सी है बच्चों? एडी के एडी में 3 फीचर है, मतलब एडी के बारे में 3 बातें हैं। सबसे पहले तो एडी क्या है ना, एडी का स्टार्टिंग पॉइंट भी कहां से है? एक्सिस से ही है, ओ सॉरी वाई एक्सिस से, ओरिजिन से नहीं है, क्योंकि एडी कभी 0 हो नहीं सकता। क्यों? एडी का सम क्या बताओ? सी प्लस आई। क्या सी प्लस आई कभी 0 होते हैं? ना सी होता ना आई होता, तो एडी कभी 0 होगा। तो एडी भी कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता। कहां से स्टार्ट होगा? हमेशा वाई एक्सिस से। सही में आया? एडी भी कैसा गया है? वो अपवर्ड या डाउनवर्ड? क्यों? क्योंकि एडी और इनकम का रिलेशन भी कैसा है? डायरेक्ट ही है। लास्ट फीचर बता रहा हूं एडी का, और इंपॉर्टेंट फीचर है, एडी और सी दोनों पैरेलल हैं। एडी और सी दोनों अगर एग्जाम में आ जाए क्यों, तो इसका एक आंसर है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब ये तुम्हारे दिमाग में घूम गया भाई क्या, ये कैसे हो गया? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 10 की जगह 12 कर दूं तो ये 25 होगा? कितना होगा ये? अगर मैं इस 12 को लिख के ले चलूं तो ये डायग्राम सीधा बनेगा? तो ये कैसा बनेगा? ऐसा है ना, ऐसा बनेगा। फिर एडी भी कैसे बनेगा? अरे बोलो, एडी 25 पे सीधा बन रहा है, क्या एडी सीधा बनेगा? कैसे बनेगा? हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। अब बताओ एडी सी से पैरेलल है, तो एडी सी के पैरेलल कब तक है? जब तक इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या नाम बोलते हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो ये आंसर है बच्चों कि एडी सी के पैरेलल क्यों है? इसकी वजह से, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी स्टेडी मेडी कुछ करा हमने, घूमर निकाला इसका, तो घूमर उसमें निकल जाएगा, क्योंकि एडी का सम होता है। एडी सम है किसका? सी प्लस आई का। तो आई पे कुछ भी इफेक्ट करोगे वो सीधा इफेक्ट किस पर डालेगा? एडी पे डालेगा। सही में आया? सही में आ गया? चलिए अब बढ़ते हैं इसकी थ्योरी। जो बात मैंने बता दी है सब कुछ सामने लिखा हुआ है आपके, वही शेड्यूल है, वही डायग्राम है। डायग्राम थोड़े कलरफुल हो गए हैं, ठीक है, और राइटिंग भी मेरी ही है, ठीक है। आप सब कुछ देख सकते हो, ऐसे ही डायग्राम बनाना, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम क्या, अब देख सकते हो देखो सारे नंबर्स वही हैं, दिख पा रहा है? सारे नंबर्स वही हैं। ऊपर क्या क्या लिखा है मैंने? इनकम, सी, इन्वेस्टमेंट, और सिर्फ वहां तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, तो फुल फॉर्म लिखा हुआ सब प्रॉपर। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सब कुछ लिखा हुआ है, शेड्यूल वही है, डायग्राम वही है। अब किस पे आ जाओ आप? एडी के पॉइंट्स पर। बच्चों एडी किससे बना? एडी अज्यूम करते हैं हम किस पे कि कंजप्शन डिमांड और इन्वेस्टमेंट, मतलब कैसा एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दूसरा नाम डिमांड होता है। पॉजिटिव कंजप्शन, क्या सी कभी 0 था? नेगेटिव था ना, नेगेटिव सकता ना ही 0 सकता। तो ये बोल रहा है सी रहेगा किसमें? हमेशा पॉजिटिव। इवन इनकम लेवल इज 0, तो ये बोल रहा है सी बार की बात। सी बार ये तो होता है 0 लेवल पर इनकम जो होती है, जो खर्च करते हो, क्या बोलते हैं उसको हम? सी बार। लिखा है देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ, हमेशा कुछ ना कुछ आप मिनिमम तो खर्च करोगे चाहे इनकम कितनी हो जाए आपकी, और उसको हम किसी डिनोट करते हैं? ऑर्डिनल कंजप्शन, जिसे हम कहते हैं सी बार। सी कंजप्शन कर्व जो है वो कैसा स्लोप है इसका? क्या स्लोप है? अपवर्ड है, लिखा हुआ है देखो। बिकॉज क्यों? कंजप्शन इंक्रीज विद द, क्योंकि कंजप्शन बढ़ती है इनकम के बढ़ने के साथ साथ। डायलेशन हो गया ना, डायलेशन हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप कैसा है? स्ट्रेट लाइन है बच्चों। कैसी लाइन है उसकी? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बिकॉज क्यों? क्या होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम पे डिपेंड नहीं होती, चाहे इनकम कितनी भी बढ़ जाए घट जाए, वो हमेशा फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा, इसलिए कैसी बनी? स्ट्रेट। समझ में आ गया?
उसके बाद क्या लिखा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी। एडी का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं है ना, कहां से स्टार्ट हुआ था, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से, क्योंकि एडी किसका सम है, सी प्लस आई का। सी प्लस आई कभी जीरो नहीं होते तो एडी कहां से जीरो हो जाएगा, और जीरो नहीं होगा तो कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। एडी का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, मतलब अपवर्ड स्लोप है, क्योंकि एडी और इनकम में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट, मतलब इनकम के साथ साथ एडी भी बढ़ता रहता है, इनकम बढ़ती रहेगी और एडी भी बढ़ता रहेगा। समझ में आ गया। तो ये है आपकी पूरी एडी की कहानी। नेक्स्ट कहानी है किसके बारे में, एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हम पार्ट 2 में कर देंगे। मतलब आप जब लेक्चर पढ़ोगे यूट्यूब से तो इसे हम पार्ट 2 में डाल देंगे। ठीक है बच्चों।